Hi viewers, this is Bikram Misra and you are watching Education Baba channel. Dear viewers, मैं आपके लिए हर रोज मैथमेटिक्स के 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा और हम लोग बहुत आसान ढंग से, बहुत इजी वे से हम लोग मैथमेटिक्स को यहाँ पे सीखेंगे ही नहीं बल्कि हम लोग एक सही समय पर अपने सिलेबस को ख़त्म करके एक रिवीजन क्लास भी कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस सिलेबस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने बारे में कुछ आपके सामने रखूं। मेरा नाम विक्रम मिश्रा है, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी है और बीएड भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है और हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना ऑल चैप्टर्स नेम विद मार्क्स वेटेज के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो जो चैप्टर मैं बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा चैप्टर अपने स्टेट बोर्ड में या कंपटीशन के बेसिस पे या सीबीएसई में या आईसीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। दूसरी बात मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूं कि अपने लिए बेस्ट बुक ऑफ फॉर मैथमेटिक्स क्या होने वाला है। फिर हम लोग कहां पे ज्वाइन करें कि मेरी तैयारी बेहतर हो, है ना, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम लोग ये बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि सीबीएसई का क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा शॉर्ट क्वेश्चन होता है, कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इन सारे बातों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम लोग, है ना, फिर ये भी हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग सोचने वाले समझने वाले हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर द सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें, किस तरह अपने तैयारी को मेंटेन रखें, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर तीसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आपको सबसे पहले ये लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने टीचर्स पे बिलीव करना पड़ेगा। जितना आप अच्छे से बिलीव कर पाओगे उतने अच्छे से सीख पाओगे। देखिए, जब आप मैथमेटिक्स सीखने चलते हैं तो आपको सबसे पहले कम से कम आपको समझने में और आपको मुझे समझने में कम से कम 7 डेज का टाइम लग जाता है। तो आप इत्मीनान से मेरी बातों को सुने, हर बात को समझे, मैं जो लिखवाता हूं आप उसको मेंटेन करें अपने नोटबुक पे। फिर हालांकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा, आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने को यूनिट फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अपना जो पहला यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। देखिए डियर व्यूअर्स, बच्चों, आपने जो है ये रिलेशन और फंक्शन का नाम सुन रखा होगा, पहले भी आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेट के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा और आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। उसी का कुछ डिटेल रूप में हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा, है ना। इसमें हम लोग, आपने रिलेशन के बारे में तो पहले से पढ़ा होगा, रिलेशन क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले ये जो है, इस चीज को जानने से पहले आपको कुछ 11th का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि सेट क्या होता है। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सबसेट क्या होने वाला है। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। इन सब बातों को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल पे जाने वाले हैं। तो हम लोग सेट, सबसेट, इन सब बातों से स्टार्ट करने वाले 11th के कुछ बेसिक, हो सकता है कि आपने पढ़ा भी होगा, आपको आता भी होगा। अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे उसका रिवीजन कर लेंगे। अगर नहीं आता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस परिस्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चीज को हम लोग, है ना, एकदम बेसिक से सीखेंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, किस चीज को समझ लेना चाहिए। समझ लेने से मेरा ये रिलेशन और फंक्शन अपने को पूरा समझ में आ जाए। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा लिंग्विस्टिक चैप्टर होता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग केयरफुल होकर पढ़ेंगे। और देखिए डियर, आप जो है उसके बाद सेकंड चैप्टर जो अपने पास आता है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको देखने से लग गया होगा कि फंक्शन का एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम, एक पर्टिकुलर चैप्टर डिजाइन कर दिया गया है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे अपने को हमको ये पता करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अगर जितनी अच्छे से आप फंक्शन पढ़ के आएंगे फिर आपको ये समझ में बहुत आसानी से आएगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स थीटा। तो ये किस कंडीशन के थ्रू ये इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस होता है, कैसे कैसे हम किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास एक कोई फंक्शन एफ है, तो इसका इनवर्स फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब आपको इनवर्स समझने से समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई फंक्शन अगर ए से लेके अगर बी में डिफाइन है साहब, है ना, कोई फंक्शन अगर ए से लेके बी में डिफाइन है तो इसका इनवर्स फंक्शन जो होता है उसको हम लोग एफ इनवर्स इंडिकेट करते हैं। और यह जो फंक्शन होता है ना साहब, वह बी से लेके ए में डिफाइन होता है। तो ये क्या कंडीशंस हैं
किस कंडीशंस के बेसिस पे इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कर लेंगे, फंक्शंस चैप्टर में। और जैसे ही हम फंक्शन को जितना डिटेल करेंगे ना उतना ही अच्छा आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा। तो ये यूनिट 1 का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अपना चैप्टर, है ना। फिर अपने पास नेक्स्ट यूनिट में जो है उसमें जो है आपके पास अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा में ये अपने पास जो है ना ये बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो हम लोग इस चैप्टर को सीखेंगे ये मैट्रिक्स क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। हालांकि आप कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये तो सबसे पहले पढ़ा जाता है, हालांकि क्योंकि मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स इतना इजी होता है, मतलब आप यूं कहें कि अगर कुछ चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 को आपको मैं सिर्फ अगर ऐड करना सिखाऊं कि अब बताइए कि इसमें 5 6 7 8 को ऐड करने पे ये क्या बन पाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। 5 प्लस का 1 हो जाएगा 6, 2 प्लस का 6 हो जाएगा 8, अपने पास 3 प्लस का 7 हो जाएगा 10 और 4 प्लस का 8 हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो इन तरह का कुछ क्वेश्चन से रूबरू होंगे। इसमें हम लोग ऐड कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ हम लोग इसमें मिलते रहेंगे। हालांकि है बहुत आसान चैप्टर और ये अच्छा मार्क्स कंटेन भी कर लेता है। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। ये डिटर्मिनेंट जो है आपको फिजिक्स में भी खूब आता होगा, है ना। हम लोग इसको मतलब अपने डेली लाइफ से जोड़ते हुए इसको पढ़ेंगे कि क्या इसका यूटिलाइजेशन क्या अपने लाइफ में भी है। तो इन सब बातों की जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे, जिसमें अपने पास ये अलजेब्रा का पोर्शन है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास यूनिट 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। और किसी भी बोर्ड के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट। और ये तकरीबन मैं अगर आपसे कहूं तो लगभग 40 to 45 मार्क्स ये कंटेन करता है किसी भी बोर्ड के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर पे अगर अपनी पकड़ हो जाती है अच्छी, तो अपना जो मार्क्स जो है, जो हम लोग जो सोच पा रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन में अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप इस चैप्टर पे अपनी पकड़ को अगर अच्छे रखते हैं तो पक्की बात आप उस क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं उस एग्जामिनेशन में। ठीक है सर, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी से। देखिए साहब, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पढ़ने से पहले आपको आपके पास जानकारी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए, प्रीवियस जो होना चाहिए आपके पास लिमिट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। लिमिट मतलब हम लोग ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, तो फिर आपको कंटिन्यूटी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी मैंने क्या कहा, मैंने पहले से कह रहा हूं कि मैं एकदम जीरो से लेवल से उठाऊंगा और फिर हीरो लेवल तक पहुंचेंगे हम लोग। तो हम लोग कंटिन्यूटी जो पढ़ेंगे इससे पहले 2-3 लेक्चर या 1 लेक्चर हो सकता है कम से कम हम लोग लिमिट में यूज करेंगे, लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट पढ़ने के बाद हम लोग जो है कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उसका डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे। फिर अपने पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग ये देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज कहां कहां किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, इसका अपने लाइफ में क्या यूजेस है। इसमें हम लोग 3-4 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे इसमें होगा अपने पास टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर होगा, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल होगा अपने पास। और भी कुछ हो सकता है, इसमें हो जाएगा रेट मेजरमेंट हम लोग पढ़ते हैं, है ना, रेट मेजरमेंट हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं। इन सब बातों की जानकारी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ लेने से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का यूज कहां कहां होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। फिर हम लोग सीखने वाले हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, एनसीईआरटी की। हालांकि वॉल्यूम जो है फर्स्ट यहां तक खत्म हो जाती है, फिर ये सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट होता है। और सेकंड वॉल्यूम जो स्टार्ट होता है वह इंटीग्रल से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, अपने पास इंटीग्रल से स्टार्ट होता है। मतलब इसमें हम लोग ये जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है और नीचे जो पार्ट लिखा हुआ है वह इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से। आपने देखा होगा फिजिक्स में तो खूब ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का साइंस से आप रूबरू पहले से होंगे और आपको सिखाया भी गया होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है साहब। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस में बात कर रहे होंगे। फिर अपने पास आएगा एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का क्या यूजेस है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले साहब कि आपने बहुत सारा इक्वेशन देखा होगा, आपने लीनियर इक्वेशन से आप परिचित होंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से परिचित होंगे।
फिर आपने कहीं ना कहीं 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिलता है। तो फिर जब हम लोग डिफरेंसेस सीख जाते हैं तो उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन जो अपने को देखने को मिल जाता है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप समझ सकते हैं ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आप क्वालिटी को कैसे पहचानते थे? क्वालिटी को पहचानते थे कि साहब कि कोई भी ऐसा इक्वेशन है जो कोई भी ऐसा इक्वेशन है ना, कोई भी अपने पास ऐसा इक्वेशन है जो अपने पास ax² है ना प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर दिखा हो जाता है तो आप समझ जाते हैं कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन, हालांकि एक कंडीशन भी होता है कि a = 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि sin थीटा = अगर 1/2 लिखा जाता है तो यह भी एक इक्वेशन है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग के पास एक नया इक्वेशन आएगा जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि अपने पास dy/dx लिखा हुआ रहेगा और वेरिएबल होंगे कुछ, है ना, x = sin थीटा या cos थीटा कुछ भी लिखा होगा। इन इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, हम लोग सीखते रहेंगे। आगे देखते हैं आगे अपने पास क्या मिलता है पढ़ने को। अपने पास अगला जो मिलता है टॉपिक उसका नाम है वेक्टर एंड 3D। हालांकि आपने वेक्टर जो है ना आपने 11th क्लास में भी फिजिक्स में भी आपने सीखा होगा, वेक्टर और स्केलर चैप्टर मिलता है अपने को, तो आपने उसमें भी सीखा होगा, आपने कुछ देखा होगा, कुछ इस तरह का है ना, एरो टाइप का बना रहता है किसी ऊपर, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो फिर हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि वेक्टर कैसा होता है वेक्टर क्या है ना। फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। फिर हम लोग वेक्टर से जब परिचित हो जाएंगे तो वेक्टर और 3D हम लोग, हालांकि साथ साथ चलता रहेगा हम लोग का, तो इसमें देखने वाले कि 3D क्या होता है। 3D में जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो 3D में बैठे हुए हैं, तो हम लोग इसमें 3 डायमेंशन में बात करने वाले हैं, है ना। आप इसमें बहुत एज्यूमिंग चैप्टर होता है, बहुत आप कह सकते हैं कि आप इमेजिनेटिव चैप्टर होता है, जिसको हम आसानी से इस बोर्ड पे हम लोग आसानी से कम समझ सकते ही सकते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप एक गुड बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है जिसको अगर हम सीख लें तो अपने को एक अच्छा बिजनेस कैसे किया जाता है उसको हम लोग आसानी से जरूर सीख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट जग जाए इस चैप्टर के बारे में सीखने के लिए। देखिए जैसे एक हो गया अपने पास एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। जैसे अपने को क्या कहता है कि एक जो है ना कोई आता है मेरे से पूछता है कि बताइए कि अपने को कौन सा बिजनेस करना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो जानते हैं बच्चों कि जब हम कोई बिजनेस का काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करने का सोचते हैं तो अपने पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। लिमिटेड रिसोर्स करने का मतलब क्या है कि अपने पास एक जो होगा इन्वेस्टमेंट हम कितना कर सकते हैं वो भी एक ऑब्स्टेकल बनता है, या आपने कह सकते हैं कॉन्स्टेंट बन जाता है, बाधाएं बन जाती हैं। तो अपने पास एक इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अपने पास 50,000 रुपया है, ठीक है, और इस 50,000 रुपया मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि इसको इन्वेस्ट करके कुछ ज्यादा मुनाफा कमाऊं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने किसी आदमी सजेशन लिया कि इस 50,000 का मैं क्या करूं जिससे मैं क्या करूं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाऊं। तो सामने वाले ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, आप फर्नीचर डीलर बन जाओ, ठीक है ना। फर्नीचर डीलर बनने के लिए कह दिया। तो अब इस फर्नीचर डीलर बनेंगे तो फर्नीचर डीलर जो है ना, डीलर जो है मेरे पास 2 तरह के प्रोडक्ट को बेचने हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अपने को एक तो चेयर बेचने हैं और दूसरा जो है अगर अपने पास टेबल बेचने हैं, ठीक है ना, इस तरह का हो सकता है। और फिर इसमें प्रॉफिट का बात चलता रहेगा। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं इसको खरीदता हूं, एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मैंने अगर एक चेयर को परचेज किया तो इस एक चेयर को परचेज करने पे मैंने 500 रुपए में परचेज किया और दुकानदार मेरे से कहा कि अगर आप इसको 500 रुपए में बेच लेते हैं तो आपको जो है ना 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है। वहीं पे अगर मैं टेबल खरीदता हूं तो मान लेते हैं कि ये 2500 का आता है और इसको बेचने पे मुझे 250 रुपए का प्रॉफिट होता है। और तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास ये कॉन्स्टेंट, पहला कॉन्स्टेंट तो ये है कि 50,000 रुपया है मेरे पास। दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है मेरे पास, जब हम जाएंगे तो इसको कहीं पे बेचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस लेना पड़ेगा। स्पेस लेते हैं, सपोज करते हैं कहीं भी स्पेस लेते हैं, हम हायर करते हैं। तो मेरे पास चूंकि ज्यादा पैसा है नहीं, लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसी रिसोर्स में अपने को काम करना है। तो मैंने गया और कहीं पे भी मैंने एक जो है ना एक दुकान के लिए स्पेस परचेज करा और इस दुकान में जो है ना मैं बहुत सा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रख सकता हूं कोई भी चीज, तो उसमें रख सकते हैं हम लोग 60 पीसेस, है ना, ही सामान रख सकते हैं। या तो टेबल रख लें या तो चेयर रख लें। अब सामने वाला से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि किस चीज को हम परचेज करें मैक्सिमम मात्रा में, क्वांटिटी में, जिससे कि क्या होगा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो इन तरह के क्वेश्चन को हम लोग है ना इस चैप्टर में सीखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप इन फ्यूचर आप MBA करना चाहते हैं या BBA करना चाहिए या कोई भी बिजनेस कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपके सिलेबस में फिर से वहां पे एंट्री मार लेगा, ठीक है।
ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्चुअली पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी को काउंट करना होता है, और अगर आप पॉसिबिलिटी को काउंट कर ले तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ जो प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं कि एक इवेंट अगर अकरेंस हो जाता है तो दूसरे इवेंट होने का क्या पॉसिबिलिटी बनता है। तो फिर इस चीज को हम लोग बात करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरलाइज फॉर्म में अगर कहें या रफली वर्ड्स में कहें ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि द काउंटिंग ऑफ पॉसिबिलिटी। आप अगर पॉसिबिलिटी को काउंट कर पाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस बहुत आपने कुछ सीखा भी होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, फिर 11th में भी पढ़ा कुछ ना कुछ, फिर हम लोग 12th में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अपने पास ये सिलेबस है, इसको हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, और जो है ना समय के मतलब एग्जामिनेशन से पहले हम लोग इसको रिवीजन भी करेंगे एक बार। ठीक है ना, तो फिर अपने पास एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज द बेस्ट बुक, है ना, जिससे मेरी तैयारी अच्छी हो जाए। तो कौन सा बुक हम लोग यहाँ पे प्रेफर करने वाले हैं? देखिए साहब, मैं आपकी क्लास जो है इंग्लिश मीडियम में लूंगा, है ना, सीबीएसई बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड बैच होगा। तो इसमें आपके पास हालांकि आप किसी भी किताब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जो यहाँ क्लास के लिए जो बुक को सजेस्ट करते हैं उसमें हम लोग रखेंगे मोस्टली, आप अगर चाहें तो आर.डी. शर्मा की बुक अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, आर.डी. शर्मा की बुक, है ना, आर.डी. शर्मा हम लोग प्रेफर करेंगे, इस बुक को प्रेफर करेंगे। या अगर आप आर.एस. अग्रवाल भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप आर.एस. अग्रवाल भी कर सकते हैं, है ना, आर.एस. अग्रवाल की बुक करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी की भी फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि अपना जो पैटर्न होता है ना ये एनसीईआरटी ही डिफाइन करता है ना। तो एनसीईआरटी की भी बुक हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रेफर करेंगे, है ना, तो एनसीईआरटी बुक प्रेफर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पास एक्स्ट्रा बुक भी है और कुछ अलग टाइप का भी बुक है जो इस 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे है, तो आप उससे भी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आस्क डाउट के कमेंट सेक्शन में आप उसका फोटो का एक क्लिक करके, उस क्वेश्चन का क्लिक करके आप उसे कमेंट सेक्शन में भेज दें। मैं प्रयास करूंगी जल्दी से जल्दी आपके पास वो सॉल्यूशन आपका मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग ये फॉलो करने वाले बुक वो आर.डी. शर्मा की बुक होगी और आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी, और प्लस का एनसीईआरटी का बुक होगा। आप इससे किसी भी किताब को ऑप्ट करके आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि हम लोग इस बैच का नाम जो रहेगा हमसफर रहेगा। इसमें क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग जो है रोजाना लाइव क्लास लिया करेंगे। ठीक है, डेली का डेली लाइव क्लास चलेगा। दूसरी बात क्या है कि आप कहीं भी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपका क्लास अगर मिस हो जाता है तो फिर आप उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अगर आपका क्लास मिस भी हो गया तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको आसानी से मिल सकता है। आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए फिर से, या आप मान लेते हैं कि एक बार समझ में नहीं आया तो उसी चीज़ को दोबारा भी देखना चाहते हैं, तिवारा चौवाड़ा आप हजार बार भी देखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप इसमें वीडियो को देख सकते हैं। फिर आपने जो पढ़ा है या मैं जो पढ़ाया हूं उसका जो नोट्स बनेगा वो आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। और वैसे आपके पास ऑलरेडी ये एजुकेशन बाबा के पीडीएफ सेक्शन में आपको ये अवेलेबल हर हमेशा रहेगा, कभी इसको हटाया नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या है, आप तो जानते ही हैं कि तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर आपके पास आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स के लिए मैं आऊँगा आपके सामने। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज आपके पास यहाँ पे जो है ना सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसके साथ साथ जो भी उसका पैटर्न होता है कि जैसे बिहार बोर्ड का पैटर्न है कि ऑब्जेक्टिव का संख्या ज़्यादा होता है, आपको 100 में से किसी 50 को ऑप्ट करना पड़ता है, तो उसमें इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा तैयारी करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके समय रहते ही आपकी सारी जो है आवश्यकताएं हैं जो एग्जामिनेशन के लिए जो आपके पास जरूरी चीज़ होता है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी होगा यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि आपके पास इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपके पास जब भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आस्क डाउट में जाके ठीक है आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप जो भी होंगे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है ना, तो आप आस्क डाउट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, फिर अपने पास क्या होगा कि आप ज़्यादा इंगेज रहें, आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आपका थोड़ा सा रुचि बढ़े, इसके लिए हम लोग ने तैयार किया है एक डेली क्विज टेस्ट, जिसमें आप लोग हमेशा जब भी आप कोई काम नहीं मिलता या अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं तो आप इसमें आगे एक डेली क्विज टेस्ट हम लोग खेल सकते हैं। इसमें हम लोग जो है ना आपको क्विज सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसका सॉल्यूशन आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको हर क्वेश्चन का जो है ना क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, तो छोटी सी बात है, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ना, एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसके पैटर्न को फॉलो कर लेना। उस पैटर्न को फॉलो करवाने के लिए हम लोग ने तैयार करवाया है
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो जैसे ही सिलेबस खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन होता है हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग तैयारी करेंगे कि 10 साल में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग एक गेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न करेंगे। हालांकि आपको गेस्ट क्वेश्चन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए। हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मैथमेटिक्स में कोई गेस का कोई मैटर नहीं बनता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जो मैं पैटर्न दूंगा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा, आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो एक आपके पास गेस्ट क्वेश्चन होगा, पैटर्न लगेगा। ये मैं कह रहा हूं, आप जो सोचेंगे कि ये डिजिट टू डिजिट लग जाने वाला है या मिल जाने वाला है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, ये मेरे पास गेस्ट क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा बात क्या होगा कि आपके पास तैयारी प्रीवियस ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास कुछ मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस भी अपने पास अवेलेबल होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस का तैयारी करेंगे अच्छे से। फिर है ना, आप कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं, या तो हम लोग भी एक सेशन लेके आएंगे कोर्स रिवीजन का, या आप चाहें तो फिर से वो रिकॉर्डेड लाइव वीडियो में जाके फिर से उसको रिवीजन करके आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आपको और भी अगर कोई भी क्वेरी आपके पास नजर में आता है और आपको लगता है कि ये चीज़ पूछना बनता है या कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप एजुकेशन बाबा जो है ना, जो सेक्शन में जाके आप जो है उसमें व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा गया है, या कॉल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप से भी आप इन नंबर पे पूछ सकते हैं। आपको ये नंबर जो है एजुकेशन बाबा है ना ऐप पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू।